तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था। पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल के बारे में देखा था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देख लो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के सारे जो प्रीवियस ईयर के इक्वेशन थे 10 साल के, वो पूरे किए। ठीक है, तो कोई इसमें क्या देखना है हमें, बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिख जाए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है भाई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, और कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल x यहाँ पर है और एक वेरिएबल ये, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 2। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, रूट्स, ठीक है, रूट्स का मतलब हो गया जीरोस का मतलब क्या हो गया भाई, जीरोस का मतलब हो गया x की वो वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और आंसर क्या आ जाए, 0। यानी वैल्यू ऑफ x है, सिंपल x की वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जाए और जब इसे सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक है। अब क्योंकि जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है तो x के 2 आंसर आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो जीरोस जो हो गए वो कितने हो गए आपके, 2। ठीक है। अब जैसे मान लो, अब सवाल ये है कि इस जीरोस को हम कैसे पता करें। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो जीरोस कैसे निकाले जाए। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। और उससे पहले जीरो और फैक्टर में मैंने एक रिलेशन पहले बताया था, जीरो क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, और अगर जीरोस दे रखे हैं तो फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, वो चीज़ें और देख लो। जैसे मान लो कि अगर x = a 0 है किसी भी पॉलिनोमियल, ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। x = a अगर 0 है तो 100% x - a क्या हो जाएगा, फैक्टर। ठीक है। जैसे मान लो x = -2 है 0, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इसे इधर ले लो, x + 2 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बात मालूम है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस का मतलब क्या हो गया, 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है। अब सवाल ये है उन दोनों जीरोस को या उन दोनों फैक्टर्स को कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। हमने मेरे ख्याल से एक मेथड पर बात की थी, दूसरा मेथड क्या है वो भी देखो। जैसे मान लो कोई भी दे रखा है x² 12x और 5 35, मान लो ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर डिग्री अगेन क्या है, 2। और कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, जो भी नंबर x² के साथ अटैच है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² आ गया 1। ठीक है, ऐसी x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12, और x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 0। अब x की पावर 0 तो कहीं ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लगा सकते हैं x की पावर 0, इसे लिख सकते हैं ऐसे 35 x की पावर 0, यानी इस वाले टर्म को लिख सकता हूँ 35 x की पावर 0। क्यों भाई, x की पावर 0 क्या होता है, 1। रेड वाले में देना इंटर के, तो ये आ गया आपका 35, इसमें इंक डाल। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके 2 जीरोस जो है वो हम कैसे पता करेंगे, इंक डाल। देखो x² + 12x + 35, इसके हमें 2 जीरोस निकालने हैं। तो 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक मेथड ये है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकालने के या फैक्टर्स निकालने के 2 मेथड है। और दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, रूट वाला हो, कुछ भी हो,
या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा या मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, अब दोनों सीख लेते हैं एक एक करके क्या है, और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कभी अगर स्प्लिटिंग वाला ये वाला मेथड नहीं लग पा रहा या दिमाग में नहीं आ रहे टर्म्स तो हम वो यूज़ करेंगे, तो दोनों सीखना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर क्या है 0। तो कौन सा मेथड सीखने आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट MTS। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा लो। ठीक है, 35 कांस्टेंट टर्म है उसको साइड में लिख लो। ठीक है, और इसके कर लो फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और दो फैक्टर्स लिखो 7 और 5, 35 से कम 35 भी होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, जो दो फैक्टर्स आ गए हमें उसमें से ये चेक करना है कि पहले वाले दो फैक्टर्स हैं उनको ऐड करके देखो, 7 + 5 12, यहाँ 12 है, ये वाला नंबर 12 है मिडिल टर्म वाला, 7 में से 5 गया 2, 2 नहीं है 12 है। ठीक है, 35 + 1 36, 35 में से 1 गया 34, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि भाई ना 36 है यहाँ पर ना 34 है, यानी 12 है, यानी एक बात क्लियर होगी, ये वाले जो पेयर हैं ये हमारे मतलब के पेयर हैं। ठीक है, अब देखो इसका आगे क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है किसमें, 7 और 5 में। तो यहाँ पर जो साइन है, जो मिडिल टर्म वाला नंबर है उसके आगे जो साइन है वो 100% ये वाला साइन यहाँ पर लिखा जाएगा, पहली बात। ठीक है, अब देखा जाएगा जो 7 और 5 दो नंबर है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो 7 यहाँ लिखना। ठीक है, और क्योंकि 12x है, 12 के साथ x लगा हुआ तो 7 के साथ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला नंबर है छोटा वाला उसका साइन हम खुद डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं डिसाइड, क्योंकि +7 आ चुका है तो अगर मैं -5 लिखूंगा तो 7 में से 5 का 2, यहाँ पर 2 नहीं है, क्या है 12 है यहाँ पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे +5 लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। दो बातें बताई बहुत ज़रूरी, पहली बात क्या, जो दो नंबर आपको मिले हैं पेयर उसमें से जो बड़ा नंबर है वो हमेशा पहले आएगा। दूसरी बात, जो यहाँ साइन है प्लस का, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, प्लस है तो प्लस आ रहा है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो बाकी जो तीसरा टर्म है उसमें कोई चल नहीं, उसे एज इट इज उतार दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जो मिडिल टर्म वाला है उसको हमने स्प्लिट कर लिया, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, 12x को मैंने 7x + 5x लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कोई वो नहीं है, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 टर्म बन गए। 4 टर्म का मतलब पेयरिंग करेंगे दो दो टर्म्स की, यानी इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। ठीक है, जब पेयरिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 7x है, तो यहाँ पर बोलो x दोनों में दिख रहा है ना कॉमन, तो x ले लो कॉमन। क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ पर x बाहर आ चुका है, खाली साइड बचेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा आगे देखो, या तो आप यहाँ से कॉमन निकालो दिमाग लगा के, और अगर दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर आया है x + 7 100% यहाँ पर आएगा, तो आंख बंद करके लिख सकते हो आप x + 7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें 5x चाहिए था। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ पर हो गया x² + 7x। अब यहाँ पर तुम्हें 5x चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे एक नंबर लिखना है, मैं क्या लिखूँ कि 5x आ जाए, यानी यहाँ पर एक नंबर लिखना है जिसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 5x आ जाए। तो जाहिर सी बात है प्लस का 5x लिखोगे, प्लस का 5, ताकि जब ये मल्टीप्लाई करूँ तो +5x आ जाए, और 5 × 7 = 35। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब दो दो के पेयर बन जाएंगे तो ऐसे कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो दो बातें। अब तीसरी बात क्या, अगेन अब क्या हुआ, अब सिंपल 2 का पेयर बन गया, एक ये और एक ये, 4 थे अब 2 का पेयर बन गया। यहाँ से क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है x + 7 क्या है, कॉमन, तो क्या करेंगे x + 7 को ले लेंगे बाहर। अब क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ +5। तो इस तरीके से इसको मिडिल टर्म मेथड से इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या, फैक्टराइज करना हो गया। ठीक है, और 2 ही फैक्टर आएंगे, मैंने पहले बता दिया क्यों, क्योंकि क्या है, ये इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक होता तो इसके 3 फैक्टर्स आते, और अगर बाय क्वाड्रेटिक होता तो x⁴ थी, डिग्री 4, यानी 4 फैक्टर्स आते, या कह लो 4 0 आते। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स आ गए। अब मान लो अगर फैक्टर्स आ गए तो जीरो निकाल सकता हूँ। अगेन सिंपल तरीका क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट करो, यानी x प्लस 7 को जीरो से आप इक्वेट करोगे तो x इक्वल -7, एक फैक्टर ये आ गया और यहाँ से आ जाएगा -5। ठीक है, तो दो जीरोज आ गए, एक आ गया -7 और एक आ गया -5। तो ये है आपका क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब देखेंगे हम क्या दूसरा मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको भी देखो। लेकिन एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड पे ताकि और क्लियर हो जाए। मान लो कोई ऐसी रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x², मान लो ये है, इसको अगेन फैक्टराइज करना है। और अभी हमने सिर्फ एक मेथड सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो उसी से करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो क्या सिखाएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लिख लो। अब बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सा है इसमें, जिसके अंदर वेरिएबल ना हो, हाँ, यानी +15। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को अलग लिख के उसके फैक्टर्स निकालो दो, और कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 15 ये कांस्टेंट टर्म है, उसको लिखो साइड में 15। तो 3 पंजे 15 ये पॉसिबल हुआ, और 15 एकम 15 ये पॉसिबल हुआ, और कुछ नहीं है। ठीक है, और 1 × 15 करोगे तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना। ठीक है, इसलिए जो है ये दो फैक्टर्स, ये दो पेयर्स बन गए, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कैसे चेक करेंगे कौन सा हमारे लिए यूजफुल है, तो अगेन क्या करना है, सिंपल एक बार ऐड करके देख लो और एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो। अगर ऐसा करने पे हमें मिडिल वाला टर्म मिलता है तो वही चीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर 3 और 5 को देखें हम तो 5 और 3 8, यहाँ पर 8 नंबर है। ठीक है, यानी यही काम का है। अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये तो यानी ये क्लियर होगा, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला स्टेप था हमने कांस्टेंट टर्म को यूज करके और दो फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, x², क्या सीखा था हमने बताओ, क्या करते थे कि जो बड़ा नंबर है 5 और 3 में, जो बड़ा है वो पहले आएगा। पहली बात, जब 8x को तोड़ेंगे दो नंबर में 5 और 3 में, तो जो बड़ा है वो पहले आएगा। और दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पर जो साइन है वो आता है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव साइन। ये बात क्लियर हो गई। और 5x और 3x दो हैं, तो कौन सा लिखूंगा बोलो, 5x पहले आएगा। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अगला जो नंबर है वो हम खुद डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव के साथ आएगा या नेगेटिव के साथ। वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसको देख के। यहाँ पर क्या है, -8x, यहाँ पर आ गया -5x, तो क्या और चाहिए, -3x। सही है, ताकि -5x और -3x -8x आ जाए। तो हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब क्या बचा हमें, कांस्टेंट नंबर, उसको एज इट इज उतार दो, उसमें कोई चुल नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है भाई, सेकंड स्टेप है आपका कि जो आपने 4 अलग अलग फैक्टर्स किए हैं उन फैक्टर्स को पेयर बनाओ दो दो का और वहाँ से कॉमन लो। यानी देखो ये एक आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है, x निकाल लो बाहर, क्या बचा, x -5। ठीक है, अब क्या बताया था ना, जो यहाँ पर आए वो 100% आने वाला है, तो बिना सोचे समझे लिख लो पहले, x -5 लिख लो। अब यहाँ का नंबर तुम खुद सेट कर सकते हो कि यहाँ पर क्या रखूँ कि -3x आ जाए। जो अगला पेयर है उसका जो पहला नंबर है -3x, तो यहाँ पर कौन सा नंबर रखूँ कि -3x आ जाए। तो बताओ -3 रखना पड़ेगा ना, ताकि -3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x आ जाएगा, और -3 को -5 से करूँगा तो +15, यानी दोनों नंबर सेट हो गए अपनी जगह पर। अब क्या करना है, सिंपल, x -5 यहाँ भी है और x -5 यहाँ भी है, तो क्या कर लोगे, x -5 ले लोगे कॉमन, क्या बचा, x -3। ठीक है, तो सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए कहा था, तो ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर आगे कहता है कि 0 भी निकालिए, अगर कहता है कि 0 भी निकालिए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते और आंसर निकाल लेते हैं। यानी x -5 को 0 से इक्वेट करते हैं ऐसे, और यहाँ से
x बराबर 5, ये एक ज़ीरो हो जाता या रूट हो जाता, ठीक है। और ऐसी x माइनस 3 को ज़ीरो से इक्वेट करते तो x बराबर 3 ये दूसरा हो जाता। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं या फिर ज़ीरोज़ निकालते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करके? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखो सेम क्वेश्चन मान लो अगर मुझे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वही वाला, उसी को लिखते हैं। क्वेश्चन था x² माइनस 8x प्लस 15, ये क्वेश्चन था। और इसके फैक्टर्स क्या आए थे? x माइनस 3 और x माइनस 5। उसको मैं डायरेक्टली भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्या तरीका है, पहले जो बेसिक्स तरीके हैं वो देख लो। अब देखने आ रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो सेकंड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चल रही वीडियो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो इसका डेरिवेशन नहीं करने आ रहा, ठीक है। डेरिवेशन वैसे होता है जैसे मिडिल टर्म का करते हैं, लेकिन जो फार्मूला वो दे रहा हूं मैं। आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टली अगर आपको जीरोस निकालने हो, फैक्टर्स नहीं जीरोस निकालने हो, ठीक है। तो ये जीरोस पता करने के लिए डायरेक्टली टू फाइंड जीरोस, 2 जीरोस होंगे हमें मालूम है। तो जो पहला जीरो होगा उसे हम लिख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आ गया पहला जीरो। दूसरा जीरो जो आएगा वो क्या होगा भाई? ये मान लो पहला, ये दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी ये 11th का क्रैश कोर्स है या कुछ भी कह लो, एंट्रेंस का है, तो इसलिए जो है डेरिवेशन नहीं करा रहा, ठीक है। अगली जो वीडियोस होंगी उसमें इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। अभी जो है बस फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो देखो ये दोनों है। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है, बस दिख रहा होगा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बाकी एज इट इज सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो क्यों ना इसे एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस बी, ये तो दोनों में सेम है, प्लस और माइनस एक साथ लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस एक साथ, बाकी सब कुछ सेम है, b² माइनस 4ac और 2a भी सेम है। तो आप ये वाला याद करना फाइनल, कि जब भी आपको 2 जीरोस निकालने हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करना। और कौन सा? ये वाला, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ये फार्मूला मिटा देता हूँ, नीचे वाला जो रेड में है वो लिखा रहता है जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब बताओ यहाँ देख के ABC निकाल सकते हो ना। ए कितना है बोलो? x² का कोफिशिएंट, ये है तरीका, ax² प्लस bx प्लस c, ये है ना। तो जो x² का कोफिशिएंट है वो है, मैंने स्मॉल a लिखा है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1। b क्या है? x का कोफिशिएंट -8 और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, वो कितना है? 15। पहला काम है ये जीरो निकाल लेना, ठीक है। अब इन्हीं का यूज होगा, ABC ये इनका यूज करेंगे। अब देखो माइनस बी, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ -8, माइनस बी प्लस माइनस एक साथ लिख रहा हूँ अगेन, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा बोलो? b² यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a कितना है? 1 और c कितना है? 15। सही है। यह आ गया आपका प्लस a, अच्छा अपॉन 2a और लिखो, अपॉन 2a, a कितना है? 1, तो खाली 2 आ जाएगा। ये सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ मुझे, सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। यह आ गया प्लस का 8 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आया देखो, 64, 15 चौक 60, ठीक है। और नीचे आ गया 2, तो ये क्या गया? 64 में 60 गया 4, और रूट 4 कितना होता है? 2। यानी फाइनल इसको अगर मैं लिखूं तो 8 प्लस माइनस
2/2। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो जब प्लस करोगे तो 8 + 2 10, 10/2। और दूसरा जब निकालोगे तो 8 में से 2 गया 6, 6/2। यानी सिंपल क्या आ गया आपका, जो 2 ज़ीरोज़ आ गए वो आ गया आपका 5 और 3, जो हमने पहले वाले मेथड से निकाला था, सेम आया था। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, फैक्टर्स नहीं आएंगे। फैक्टर्स को आप खुद कर सकते हैं। कैसे? जब ज़ीरोज़ आ गए तो फैक्टर क्या होगा, x = 5 अगर 0 है तो x - 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर। ठीक है, तो ये तरीका कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 1-2 बातें और मुझे ऐड करनी है, वो कौन कौन सी, देखो। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में b² - 4ac है, ये समझ में आया कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। इसी के अंदर जो आपने ये लिखा था -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, तो देखो इसके अंदर जो b² - 4ac है, इसे क्या बोलते हैं, b² - 4ac, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को मैं खाली कैपिटल D से डिनोट करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D से। बात समझने वाली ये है कि गलती क्या करते हैं पता, ये कर देते हैं b² - 4ac और रूट, इसे बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, गलत हो जाएगा। ठीक है, रूट से नहीं है, रूट से मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, खाली b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, रूट से मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है अभी, देखो वजह क्या है कि जब आपने ये पढ़ा होगा कि रूट 16 कितना होता है, 4, रूट 25 कितना होता है, 5, लेकिन कहीं ऐसा पढ़ा है -√16, -4 मत कह देना। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि इमेजिनरी नंबर्स हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, मान लो 32 ये लिखा हुआ है, ये क्या है बोलो, एक ये इमेजिनरी नंबर है, ये एक क्या है बोलो, इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो इमेजिनरी नंबर, या दूसरा नाम है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। 11वीं क्लास का टॉपिक है ये पूरा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि हम तो जो पढ़ रहे हैं, हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स। तो अगर मान लो कभी भी ये सॉल्व करते हुए, ये हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए जब हमने b² - 4ac निकाला, मान लो ये नेगेटिव आ गया, यानी तो वो तो हो गया इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर के साथ अगर रियल नंबर ऐड करोगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा, यानी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, यानी x की वैल्यू इमेजिनरी हो गई। कब, जब इस टाइप का फंस जाए कभी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी जो b² - 4ac वाला टर्म है, यानी जो रूट के अंदर नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट के अंदर मैंने इसको कैपिटल D बोल दिया /2a। जो कैपिटल D है यानी b² - 4ac, अगर ये नेगेटिव हो गया, ये अगर नेगेटिव हो गया तो पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ तो ये इमेजिनरी, इसकी वजह से पूरा नंबर इमेजिनरी हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम 3 तरह की केसेस पढ़ते हैं। पहला जो पॉसिबल केस है वो ये हो सकता है कि अगर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसे पहले लिख रहा हूँ, अगर मान लो d नेगेटिव हो जाए, d कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, d जो है वो 0 से छोटा हो गया, <0। ठीक है, अगर d नेगेटिव हो गया तो क्या कहोगे कि जो x की वैल्यू है वो इमेजिनरी हो गई, और अगर x की वैल्यू इमेजिनरी मतलब क्या कह सकते हो, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसा कब बोलेंगे, जब d क्या हो जाए, नेगेटिव। चलिए दूसरी बात, अगर d मान लो पॉजिटिव हो जाए,
रूट्स इमेजिनरी का मतलब जो दोनों रूट्स होंगे ना एक्स की दोनों वैल्यूज वो दोनों इमेजिनरी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो डी पॉजिटिव हो जाए, अगर डी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको अगर हम सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 4ac और कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इस केस में हम बोलेंगे जो आपके रूट्स हैं जो जीरोस हैं वो आपके इक्वल हो गए। कैसे, दोनों रूट्स कैसे हो गए, इक्वल, इक्वल नहीं हो गए, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। कैसे, देखो ऐसे मान लो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ये आ गया 16, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस 16 का मतलब 4/2 है। जब सॉल्व करोगे तो दो अलग अलग आंसर आएंगे एक्स के, तो इसीलिए बोले रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, बोलो अलग अलग रूट्स हैं दोनों, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, दोनों रूट्स आएंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर डी 0 हो गया, केस 3, अगर डी की वैल्यू हो गई 0, इफ डी इज इक्वल टू 0, अब देख के बताओ यहाँ पर, अगर डी 0 मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया 0, क्या बचा खाली -b/2 बचा। और अगर -b/2 यानी वो तो एक ही आंसर है ना, तो ये प्लस माइनस यानी ये वाला पूरा नंबर हट जाएगा, यानी जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, x बराबर -b/2 है, ये आ जाएगी वैल्यू। और ये दोनों सेम होंगी क्योंकि प्लस माइनस हट गया, यानी दोनों सेम हो जाएंगी। x का जो एक आंसर मान लो x बराबर -4 आ गया, तो वो दोनों जो रूट्स हैं वो दोनों क्या हो गए -4, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो दो रूट्स हैं या दो जीरोस हैं वो क्या हो गया, बोलो इक्वल, ठीक है। तो ये 3 बातें थी। अब मान लो अगर इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन दूं, ये नोट कर लेना पूरा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें पूछ लिया जाए कि रूट्स 0 हैं और पूछ ले कोई k की वैल्यू, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक, इफ x² प्लस kx, इफ x² प्लस kx प्लस 5 बराबर 0, कह रहा है कि रूट्स जो हैं इसके, रूट्स आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ k विल बी, ऑप्शन दे रखे होंगे। क्या करेंगे, सिंपल देखो, अगर रूट्स इक्वल है, हम एक बात जानते हैं क्या, जब भी रूट्स इक्वल कह देगा तो 100% क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² माइनस 4ac, इसे निकाल लो बस, कितना आ गया बोलो, ये b², देखो a क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट k, c क्या है 5, ठीक है। तो b क्या आ गया k, तो k² -4, a कितना है 1 और c कितना है 5, ये बात क्लियर हो गई। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट d, क्यों, क्या कहा गया, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल का मतलब d की वैल्यू क्या होगी 0, तो जो कुछ आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है उसको 0 से इक्वेट कर दो बस, ये खेल है बस। क्या आ गया आंसर, ये आ गया आपका k² = 5 चौक 20। अब देखो यहाँ से k के 2 आंसर आएंगे भाई, ऐसा है, याद रखना जब भी क्या होता है स्क्वायर से रूट लगाएंगे तो हमेशा 2 आंसर आएंगे, यानी आप +20 लिख के +√20 लिख दो और ऑप्शन दिख रहा है कि वहाँ माइनस है, ऐसा नहीं है, क्या आएंगे 2 आंसर आएंगे, याद रखना, प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ±√20, इस केस में जब d क्या है 0 या कह लो रूट्स क्या है इक्वल। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि अगर मान लो x² प्लस 3kx माइनस 8 बराबर 0, कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इस क्वाड्रेटिक के लिए, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। और ये रेंज पूछेगा हमेशा, देखो ऑप्शंस भी मैं दिखाऊंगा कैसे होंगे इसके।
रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी, एक बात याद रखना। अब देखो कैसे आएगा, मान लो क्या कहा गया, रूट्स इमेजिनरी, और रूट्स इमेजिनरी केस में हम लोग क्या जानते हैं, 100% क्या होगा, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, अब देखो डी निकालते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ ए बी सी क्या है यहाँ पर, ए क्या है 1, बी क्या है 3 है या 3k है 3k, और सी क्या है -8। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है +8 नहीं -8 होगा, क्या होगा बोलो -8 साइन के साथ। यह आ गया डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया आपका 9k स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, ये आ गया। और यहाँ से डी निकाल लिया हमने। क्या कहा गया था कि रूट्स इमेजिनरी हैं, डी की वैल्यू निकालिए। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, क्या करना है, डी को लेस देन, ये वाली कंडीशन लगा ली कि डी जो है वो लेस देन 0 रहा होगा तभी इमेजिनरी आया है। तो जो कुछ निकाला है आपने उसको लेस देन 0 कर लो, यानी 9k स्क्वायर प्लस 32 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यह आ गया आपका 9k स्क्वायर इज लेस देन -32। जैसे आप इक्वल को ट्रीट करते हो, इन इक्वालिटी को भी वैसे ही ट्रीट करो। और देखो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर एक टॉपिक रखा है आपका इनइक्वालिटी, वो इसीलिए रखा गया है ताकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इनइक्वालिटीज़ के वो दिक्कत करते हैं। इसलिए अगर जब इनइक्वालिटीज सीख लेंगे तो हम ये सीख लेंगे कैसे उसको हम डील करते हैं ना। तो अभी यहाँ पर सिर्फ क्या समझो कि इनइक्वालिटी जैसे हम इक्वल पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है। इसके बाद जब क्यूबिक पढ़ेंगे तब आएगा इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्या करेंगे अब देखो इसके आगे। अब के स्क्वायर कितना आ गया बोलो, के स्क्वायर आ गया लेस देन -32/9। अब देखो जब भी तुम्हें ऐसा दिख जाए, अगर मैं के निकालूं तो के क्या आ जाएगा, के यहाँ से आ जाएगा, देखो ये रूट है उधर जाएगा, क्या आएगा प्लस माइनस के साथ रूट लग के आएगा। ठीक है भाई, यानी जो के आना है आपका वो लेस देन, और ये आएगा -32/9 रूट आएगा, और साथ में क्या आएगा बोलो, रूट लगता है तो क्या आता है प्लस माइनस। ये वाला माइनस नहीं है, ये वाला माइनस क्या है वो ऑलरेडी एज इट इज है, ठीक है, पुराना माइनस। लेकिन वो जो है रूट के साथ जो है वो जो रेड लगाया मैंने प्लस माइनस। अब बताओ यहाँ देख के रूट के अंदर अगेन कैसा आ गया, एक नेगेटिव नंबर, और हम जानते हैं रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए यानी इमेजिनरी हो गया। तो के का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी। बात समझ में आ गई, जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा उसमें से लिखा होगा कि वैल्यू ऑफ के क्या है, वो भी इमेजिनरी आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर रूट्स इमेजिनरी है तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ। उसके अलावा देखो इसी तरीके से अगर रूट्स मान लो क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर, मान लो 2x स्क्वायर -5x प्लस k इक्वल 0, और कह दिया कि इसके रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी रूट्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। ये तीनों केस में करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सेम तरीका क्या होगा, आप डी की वैल्यू निकाल लिए, बी स्क्वायर, अब तो समझ में आ गया, बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac, 4 ए कितना है बोलो 2, और सी कितना है के, ये आ गया आपका 25 - 8k। क्या करना है बोलो, डी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, रूट्स अगर डिस्टिंक्ट है तो डी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके साथ खेलना है तो क्या है, सिंपल, ये आ गया 25 - 8k, ये आ गया लेस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ऐसे कर सकते हैं 25 ग्रेटर देन 8k, के को अलग करना है, 8 नीचे भेज दो, ये आ गया 25/8, और ये आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज
लेस देन 25/8, बात सुनना, ये ऐसा नहीं है ग्रेटर देन। इधर से देखो के क्या है, छोटा है 25/8 से, तो जो ऑप्शंस होंगे वो कुछ ऐसे दे रखे होंगे, ए ऐसे दे रखे होंगे, ठीक है, और सी भी कुछ होगा और डी नन मान लो। तो किस तरीके से देखना है हमें, के लेस देन 25/8, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डी पे क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस के डी पे। अब देखो यहाँ तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा ग्राफ बता दूं इसके बारे में, फिर हम क्यूबिक की तरफ मूव करेंगे। अब ग्राफ तो देखो आसान है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ 100% क्या होता है, पैराबोला। शेप ऑफ ग्राफ, शेप होता है पैराबोला। क्या नाम है इसका, पैराबोला, ठीक है। और शेप कैसा होता है, जैसे लाइन को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन तो लीनियर, इसी को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला शेप कैसे होते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं एक दो ग्राफ बना रहा हूँ शॉर्ट में, आपको चारों इसी से क्लियर हो जाएंगे। और ये चौथा ग्राफ मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो देखो पैराबोला शेप तो ऐसे होते हैं, ठीक है, इसे पैराबोला कहते हैं, ठीक है। एक मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक मैंने ये बना दिया, और एक मान लो ये बना दिया आपका ये, ठीक है। अब देखो चारों के मतलब क्या क्या है यहाँ पर। पहली बात तो ये चारों शेप का नाम क्या है, पैराबोला, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है चारों के ग्राफ के इक्वेशंस अलग अलग रहे होंगे, ठीक है। तो देखो पहली चीज़, जो ये ग्राफ है ये ओपन हो रहा है डाउनवर्ड, ये हो रहा है ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है और ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कैसे देखते हैं, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका, बोलो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। हमसे ग्राफ की बात करेगा अगर, तो हम कैसे देखेंगे, इस वाले ग्राफ को देख के बोलोगे कि जो a की वैल्यू है, यानी x² का जो कॉफिशेंट है a की वैल्यू, वो 100% नेगेटिव रही होगी। नेगेटिव का मतलब a इज़ लेस देन 0, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। जब आप ऐसा ड्रॉ करेंगे बेसिक तरीके से, सॉल्यूशन निकाल के पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट को लोकेट करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, तो क्या देखेंगे कि a नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते ही बोलोगे क्या कि a जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ खुले तो 100% a क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर a क्या होगा, बोलो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यहाँ पर ग्रेटर देन। एक बात तो ये। दूसरी बात जो नोट करनी है काम की, वो क्या है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका मतलब जो दो जीरोस रहे होंगे ना, वो ये रहे होंगे, यानी जो दोनों जीरोस होंगे वो दोनों क्या होंगे, बोलो इमेजिनरी मत के ना, नेगेटिव। दोनों जीरोस क्या रहे होंगे, नेगेटिव, ठीक है। इसमें बताओ दोनों जीरोस, अगेन ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट पे, यानी जो दो जीरोस रहे होंगे वो दोनों क्या रहे होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं जीरोस की बात करूं तो कहोगे जीरोस जो है वो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और क्या क्या वैल्यू रहेगी, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 और 5 हो गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है या कट कर रहा है, नहीं। इसका मतलब जो दो जीरोस है ना वो दोनों इमेजिनरी हो गए, हवा में उड़ गया ग्राफ, जीरोस आर इमेजिनरी। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इमेजिनरी जीरो का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा बनेगा। और यहाँ पर बताओ दोनों जीरोस अगेन यहाँ पर है और ये वैल्यूज है होंगी जीरोस की, ठीक है। तो इमेजिनरी जीरो होगा तो कभी भी वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर। उसके अलावा तीसरी बात ये है कि मान लो अगर इस ग्राफ को मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ये नहीं है कि यहाँ पर रुक गया ये ग्राफ, ये आगे तक ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। मान लो ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। लेकिन ये दिखाओ यहाँ पर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है।
तो याद रखना जहाँ भी ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा वो सी की वैल्यू होगी। ये देखो ऑब्जर्वेशन है, कॉन्क्लूजन से याद रखना, सही है ना। यानी यहाँ पर सी जो है देखो, मान लो ये नेगेटिव है, मान लो ये -3, तो ज़रूर जो है वो -3 रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है वो किसकी वैल्यू होती है, सी की। जैसे यहाँ पर अगर तुम आगे प्रोड्यूस करोगे ना इसे ऐसे, तो कहीं जाके ये ऊपर कट करेगा वाई एक्सिस को, यहाँ कट करेगा कहीं पर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, अगेन वाई एक्सिस पे जो है वो सी, यानी सी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई होगी। ये तीसरा पॉइंट नोट करना है। यहाँ पर आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो आगे, ठीक है, जब इधर कितना ही इधर कहीं कट नहीं करेगा, है ना, लेकिन हाँ इधर क्या होगा, इधर कहीं जाके वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा, तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, सी पॉजिटिव। तो ये आपने 3 बातें सीखी। यहाँ बताओ सी क्या होगा, नेगेटिव। सी यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ, तो सी क्या होगा, नेगेटिव। तो 3 बातें सीख ली किसी को ग्राफ देख के, कि अगर एक ग्राफ देता हूँ और उसमें आप बताना, रिपीट कर रहा हूँ क्या बताया मैंने। अगर पहला पॉइंट, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यानी पैराबोला ग्राफ अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है, यानी ए क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। दूसरी बात, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, चल रही है। और तीसरी बात देखो क्या, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ये कट नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है सिर्फ। दिस इज टचिंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ग्राफ जो पैराबोला है वो टच कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर तीनों बात पूछूं, पहली बात जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा, यस, क्यों, दिस ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड। दूसरी बात, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, तो रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। ये बात याद रखना। अगर ग्राफ कट करके जाता तो हम कहते हैं कि रूट्स जो है डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की वैल्यू x1 भी बराबर हो गया और x2 भी बराबर हो गया, तो दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसीलिए रूट्स इक्वल। तीसरी बात, जब ये आगे ग्राफ आप एक्सीड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, यानी जो c की वैल्यू है वो बोलो क्या हो गई, पॉजिटिव। ये तीनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के बताओ जरा, मान लो ये है, बताओ यहाँ पर पहली बात, ये मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, जो a है वो कोई पॉजिटिव नंबर रहा होगा, यस, जो a है वो पॉजिटिव नंबर रहा होगा, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव रहा, क्यों, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है, गुड। दूसरी बात, इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं, या फिर दोनों रूट्स अलग अलग हैं। दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्यों, ये पॉइंट दोनों अगेन बराबर हो गए, यानी जब भी टच कर, यहाँ पर टच वाला केस आ गया, टच करके चला गया ये ग्राफ, ठीक है। तो दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और रूट्स इक्वल हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा रूट्स आर इक्वल। अच्छा बताओ, रूट्स की वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस के राइट हैंड पे है ना, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तीसरी बात, सी बताओ, सी देखो, अगर इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ये वाई एक्सिस पे क्या करेगा, कट करेगा, डाउनवर्ड कर रहा है ना, यानी सी क्या होगा, नेगेटिव। तो उम्मीद है ये ग्राफ भी क्लियर होगा। तो यहाँ तक खेल तक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इतना पढ़ लें, जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से इतने ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जल्दी से आते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। अच्छा एक चीज़ और रह गई, वो और जरा देख लो बस। मान लो ax², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक दो बातें और हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या कहा था, 2 जीरोज आएंगे, सारी डिटेल देख चुके हैं, 2 जीरोज होंगे, ओके। अगर मैं कह दूं दोनों जीरोज को मैंने जनरल बोल दिया, एक को मैंने अल्फा बोला और दूसरे को बोल दिया बीटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे, ठीक है, और ऐसे आते हैं एंट्रेंस में। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसका सम पूछूंगा, सम ऑफ जीरोस, देखो अगेन इसका डेरिवेशन है, वो मैं करा नहीं था जानबूझ के, ठीक है, जब रेगुलर पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी बस क्या करो, याद कर लो। अगर सम ऑफ जीरोस निकालना है,
क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए। कॉफिशेंट को यूज करके सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्या समझते हो, अल्फा इंटू बीटा, यस, क्या आ गया, सी अपॉन ए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें समझाऊं, -5x प्लस √2 -5x प्लस √2x² माइनस 8 बराबर 0, यह सिंपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है बताओ कि दो जो जीरोस हैं, ठीक है, उसका सम क्या होगा। सम देखो बात पे गौर करो, मैं जीरोस नहीं पूछ रहा, जीरोस क्या होंगे, मैं जो दोनों जीरोस है उसका डायरेक्टली सम पूछ रहा हूँ। और अगेन क्या कह रहा हूँ, जीरोस का प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, ठीक है। जीरोस तो कुछ ना कुछ होंगे, अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मुझे जीरोस से मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या करना है, अगर सम निकालना है आप सिंपल माइनस बी अपॉन ए, आप कोएफिशिएंट पहचानो ए बी और कर दो। अब देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, कहेंगे अच्छा भाई ए जो है वो हो गया -5, क्या करेंगे, बी हो गया कितना, √2, और सी कितना हो गया बोलो, -8। ये बेवकूफ़ी मत करना, क्यों भाई, साफ साफ दिख रहा है, जो x² का कोएफिशिएंट है उसे ए बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी है ऐसे लिख दिया गया तो जो पहला होगा वो ए होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट ए है तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2, तो √2 ए है, ठीक है। ये सब मत करना हरकतें। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2 क्या आ गया, b क्या है बोलो, x का कोएफिशिएंट वो कितना है, -5, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। तो ये क्लियर हो गया। अगर ए बी सी निकाल सकते हो तो आप निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोस, यानी जो दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, कुछ होगा निकालेंगे मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्म में से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट है मेरा वो है सम ऑफ जीरोस पे, ठीक है। तो दोनों जीरोस का सम क्या होगा, -b अपॉन ए। तो बताओ क्या आंसर आ गया, -b मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन ए यानी √2, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 5 अपॉन √2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई क्या होगा, c अपॉन ए, यानी c कितना है, -8 और a कितना है, √2। तो इस तरीके से आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने ये सिखानी थी आपको, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जब भी सम ऑफ जीरोस निकालना होगा डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या करेंगे, -b अपॉन। देखो थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ ताकि क्वेश्चन जब हम लोग करें तो दिक्कत ना आए, ठीक है। मान लो x² 11x और ये 30, ठीक है। अगर मैं इसके दो जीरो निकालने बैठूं तो क्या करोगे, देखो मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ आपको, आप जब मिडिल टर्म से करोगे तो एक आएगा x -6, मैं ये भी बता दूंगा, आपने x डायरेक्टली सीख लो यार, बहुत काम की बात है। -6 और -5 -11, -6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे +30, इसलिए लिखा है। देखो ये तरीका है, एक 11 -11 आ गया, 30 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। तो मैंने जैसे तैसे फैक्टराइज कर लिया। तो जीरोस क्या आ गए, कहोगे एक जीरो आ गया x बराबर 6 और दूसरा आ गया 5, क्लियर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, जल्दी बोलो क्या होगा, 6 + 5 11, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, यानी दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, 6 × 5 30, यही तो है। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं यही चीज़ अगर मैं डायरेक्टली निकाल दूँ तो कितनी अच्छी बात है ना, ठीक है। तो जो अभी हमने पहले सीखा है वही तो सीखा है। अगर डायरेक्टली निकालना पड़ जाए आपको सम ऑफ जीरोस तो आप क्या करेंगे, आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली -b अपॉन ए लगा दो, ख़त्म खेल। b क्या है बोलो, -11, तो माइनस ऑफ -11, a कितना है 1, तो क्या आ गया, अगेन देखो सेम आया नहीं आया, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट आप निकालेंगे क्या कर दो, c अपॉन ए लगा दो डायरेक्टली। तो c क्या है बोलो 30 और a कितना है 1, तो अगेन 30 अपॉन 1 क्या आ गया 30। तो ये जो सीखा था हमने पीछे, उसका मतलब ये था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली निकालना है तो आप -b अपॉन ए और
C/A तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेक्चर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो गया पूरा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी बातें थी वो सारी बातें कंप्लीट करने की कोशिश करी है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वाड्रेटिक पे, थोड़े बहुत करेंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी क्यूबिक, इनइक्वालिटीज, जीरोज, अच्छा हमने जीरोज और रूट्स से बात कर ली किसके, क्वाड्रेटिक के। अब जल्दी जल्दी ये टॉपिक कवर करके फिर हम जो है लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है आगे जैसे कर रहे थे वो करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।